अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा और उसकी तीन मेन कैटेगरीज़ के बारे में बताऊंगा। ये कैटेगरीज़ जो हैं इनकी डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इसके अलावा ये जो कैटेगरीज़ हैं इनमें डिफरेंट टर्म्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। मसलन इनमें से एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आपको 3 से 5 6 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह तीसरी में आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं और कल भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं तीनों कैटेगरीज में। लेकिन ये प्रॉफिटेबल इस तरह होता है कि एक कैटेगरी जो है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होती है, एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल होती है और एक मीडियम टर्म में प्रॉफिटेबल होती है। तो इन तीन कैटेगरीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा इन तीनों का रिस्क भी डिफरेंट होता है। मसलन अगर एक लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी है वो उसमें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिस्क बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाता है। उन कैटेगरीज पे आने से पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं तो मैं बहुत ही ब्रीफली बता दूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में तकरीबन अपनी करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के फंड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ बैंक ऑफर करते हैं, पाकिस्तान के भी और हर मुल्क में ये अवेलेबल होते हैं। तो पाकिस्तान के सारे मशहूर बैंक जैसे मीज़ान बैंक, यूबीएल, जेएस बैंक और जितने भी मशहूर बैंक्स हैं उन एनबीपी वगैरह सब के अपने म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं इस टाइम पे। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स बना देते हैं जिसमें लोग फिर पैसे जमा कराते हैं। अब एक फंड में एक बंदे के पैसे नहीं होते, उसमें 500 हज़ार 10,000 जितने लोग उसमें जमा करवाते जाते हैं उसी फंड में पैसे ऐड होते रहते हैं। तो उन पैसों को बैंक अब प्रॉपर्टी में, फिर उसके अलावा स्टॉक्स में, उसके अलावा मनी मार्केट, ये डेब मार्केट जो होती है उसमें और आगे पीछे इन्वेस्ट करके उससे भी जो फिर प्रॉफिट आता है फिर वो जितने जितने लोगों ने उसमें पैसे जमा कराए होते हैं उसके लिहाज से सब में प्रॉफिट तकसीम कर दिया जाता है। तो ये तो अब आपको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब इसकी टाइप्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें कुछ इनकम फंड्स होते हैं, फिर इसके बाद बैलेंस्ड फंड्स होते हैं और इक्विटी फंड्स होते हैं। इनकम फंड्स वो होते हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं डेली या फिर मंथली के लिहाज से अपने इन्वेस्टर्स के साथ। ये जो इनकम फंड्स होते हैं ये लो रिस्क फंड होते हैं और इसमें प्रॉफिट भी लो होता है, लेकिन आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है ना उससे हल्का सा ज़्यादा होता है या उसके आसपास होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आज आपने 1 लाख की अमाउंट जमा करवाई हुई है, आज जो आपको प्रॉफिट मिलता है फिर कल जो है वो उसी 1 लाख और आज के प्रॉफिट को जमा करके उस पर फिर प्रॉफिट मिलेगा, परसों फिर उसके ऊपर मिलेगा। इस तरह आपकी वो कमुलेटिव एक प्रॉफिट जो है ना वो बनता रहता है। तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए सही होता है। ये जो मंथली और डेली इनकम फंड्स होते हैं, इन तीनों कैटेगरीज के बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कौन कौन सा बैंक कौन कौन सा डेली और मंथली फंड ऑफर करता है, कौन सा बैंक कौन सा बैलेंस फंड ऑफर करता है। इन सब कैटेगरीज को डिस्क्राइब करते हुए मैं ऊपर कार्ड में लिंक भी डालता जाऊंगा सबका और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उन सब रिलेटेड वीडियोस का। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इनकम फंड्स आ गए। ये इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन सेविंग अकाउंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसमें जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना वो आगे बैंक सिर्फ मनी मार्केट या डेब्ट मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करता है। मसलन बैंक से जो लोग कर्जा लेते हैं उनको उनको दे देता है वो पैसे, या फिर जो कंपनीज के आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कंपनीज वगैरह कर्जा लेती हैं उनको दे देता है और उससे जो प्रॉफिट आता है वो फिर आपको मिलता रहता है। इसलिए ये मोस्ट सेफेस्ट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें आपको जो रिटर्न है वो भी रिलेटिवली कम मिलता है। लेकिन अगर आपने 1-2 साल के लिए वैसे ही अगर आपके पास कुछ भी पैसे कोई भी पड़े हुए हैं तो आप बेहतर है इसमें से किसी उसमें इन्वेस्ट कर दें ताकि वो इन्फ्लेशन से कम आपका जो है वो ये जो प्रॉफिट है वो लड़ता रहता है, तकरीबन बराबर बराबर या वो ऊपर नीचे जो है वो रहता है और आपकी मनी की वैल्यू नहीं रहती। अब अगर 2 साल तक आपका 2 लाख 5 लाख 8 लाख जितने भी पैसे हैं या इवन 500 से 1,000 रुपये से भी शुरू हो जाती है, 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है कई बैंक्स की। तो ये अगर आपके वैसे पड़े हुए हैं तो वो ज़ाहिर है डिवैल्यू ही हो रहे हैं और रोज़ाना का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो इन्फ्लेशन से लड़ रहा है ना आपका प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो ये इनकम फंड आ गए, ये लो रिस्क हैं
इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी रिलेटिवली लो है। फिर एक और बैलेंस्ड फंड्स आ जाते हैं। बैलेंस्ड फंड्स में जितनी भी मनी लोग जमा करवाते हैं वो बैंक मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। वो डेब्ट मार्केट और मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, फिर प्रॉपर्टी वगैरह पे भी इन्वेस्ट कर सकता है और फिर शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब शेयर्स जो होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं और ये जो प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी का भी पता नहीं होता, वो 50-50 होता है उसमें। और जो मनी और डेब्ट मार्केट होती है वो लो रिस्क होती है। तो जब बैंक इन 3-4 चीज़ों में इकट्ठा इन्वेस्ट कर देता है, इवन वो कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे गोल्ड या ऑयल वगैरह, तो जब इन सब चीज़ों में मिला जुला के बैंक इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो रिस्क है ना वो मीडियम पे आ जाता है, मतलब मिक्स किस्म का हो जाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट किसी टाइम पे नीचे भी जा रही है तो दूसरी साइड से आपका प्रॉफिट ज़रूर आता रहेगा। स्टॉक मार्केट की एक चीज़ होती है कि लॉन्ग टर्म में चाहे वो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाती रहे, इस साल कभी 35,000 पॉइंट्स पे चला जाएगा KSE 100 इंडेक्स, कभी 50,000 पे चढ़ जाएगा ऊपर। शॉर्ट टर्म में तो वो ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखें ना, ओवर 5 ईयर्स 10 ईयर्स स्टॉक मार्केट ने पक्का ऊपर ही जाना होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो बिजनेसेस होती हैं। तो बिजनेस किसी वक्त पे तो डाउन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ओवर द टाइम जितने भी आपने बिजनेसेस देखे होंगे जो कम से कम चल रहे होते हैं वो बढ़ ही रहे होते हैं। वो कभी कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता कि जो सालों तक चलता भी रहे और वो फिर अपनी वर्थ भी खोता रहे। इस तरह बैलेंस्ड फंड्स में आपकी जितनी भी इन्वेस्टेड मनी होती है वो ओवर द टाइम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का भी उसको फ़ायदा आ रहा होता है और उधर से डेब्ट और मनी मार्केट से भी उसमें प्रॉफिट आ रहा होता है। तो वो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है। इसमें बैलेंस्ड में आपने अगर 3 से 5-7 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है ना तो इसके अंदर करें। अगर 7 साल से ज़्यादा करना है तो आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में भी जा सकते हैं, यानी कि इक्विटी फंड्स में भी जा सकते हैं, तो जो तीसरी कैटेगरी है। ये इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि सेंटर में क्या पता अगर 2-3 साल बाद किसी टाइम पे मार्केट आपकी डाउन चली गई है और आपको अचानक से पैसे चाहिए, तो वो डाउन जाने के बावजूद जो दूसरी साइड से प्रॉफिट आ रहा था ना आपका मनी मार्केट में, जो आपके पैसों का पोर्शन इन्वेस्ट किया हुआ था, उसने उसको कवर अप कर लिया होता है। अगर आप किसी डाउन टाइम पे भी निकलवाएंगे तो आपको नुकसान कम से कम उसमें इतना नहीं होता। रिस्क लेवल इसका मीडियम होता है स्पेशली शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए रखें तो ये आपको तकरीबन फ़ायदा ही दे के जाता है। लेकिन अगर आपने अब 8 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि मसलन आज से 6-7-8 साल बाद आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे मार्केट डाउन है तो आप थोड़ा और वेट कर सकें, आपका इतना सिनेरियो इस तरह का है कि आपको पैसे इमीडिएट ज़रूरत ना पड़े, तो तब आप फिर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें। इक्विटी फंड्स जो होते हैं उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ओवर द लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाती है, हाँ ओवर द शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, इक्विटी फंड्स का एक और अच्छी चीज़ है कि मसलन अगर आप अभी मार्केट डाउन है और आपने इन्वेस्ट कर दिए तो 1 महीने बाद अगर मार्केट ठीक ठाक चढ़ जाती है या 6-7-8 महीने बाद चढ़ जाती है तो आपके इक्विटी फंड की ठीक ठाक वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो आप उस वक्त भी निकलवा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी उसको निकलवा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता, मसलन आपके पैसों की रखने की वो सलाहियत ही इतनी हो कि आप 1-2 साल के लिए रख सकें, तो वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि मसलन अभी आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट तकरीबन बेहतर है, लेकिन 1-2 साल में बिल्कुल नीचे चली जाती है और 2 साल बाद अब आपका वो टाइम आ गया कि जब आपको पक्के पैसे चाहिए ही चाहिए और आप को निकलवाने ही निकलवाने हैं, तो आप उस वक्त अगर पैसे निकलवा लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको वो जो 2 साल में नीचे गया तो वो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो ऊपर गया होता तो फिर वो फ़ायदा भी था। ओवर द शॉर्ट टर्म जो है ये ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म जो है वो मतलब मार्केट इस तरह चलती है कि पहले मसलन 30,000 से स्टार्ट जब आपने पैसे रखवाए थे 30,000 पे थी मार्केट, तो वो 35 पे चली गई, फिर वो 34-32 पे आ जाएगी, फिर वो 35 से नेक्स्ट टाइम जब वो चढ़ेगी तो 37 पे चली जाएगी, फिर वो 30-32 पे भी आ सकती है, कभी कोई
ये कोरोना का जैसे चक्कर था तो 27 पे भी आ गई थी, फिर अब वापस 46 पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है। तो स्टॉक मार्केट इस तरह चलती है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ना, जिस तरह आप हर कुछ साल बाद देखते होंगे टीवी पे कि आज स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसका 100 इंडेक्स इतना ऊपर चला गया, तो वो ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर ही जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके लोज भी जो है वो पिछले लोज तक नहीं आते। मसलन आज अगर 27,000 पे गई है, तो जब आज से 10 साल बाद मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी तो वो 27,000 पे नहीं गिरेगी, वो फिर उसका जो बहुत ज़्यादा नीचे वाला सीन होगा वो 37,000 या 40,000 होगा, उसको सबसे नीचा समझा जाएगा और ऊपर कहीं 60 की तरफ जा रही होगी। तो लॉन्ग टर्म में जो है ये फ़ायदा होता है। तो अभी जो इक्विटी फंड्स की वीडियो है, जो डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने इसके बारे में भी बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं ऊपर कार्ड्स वगैरह में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी इसको समराइज कर लेते हैं एक दफ़ा। तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले इनकम फंड आते हैं, ये लो प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं। इनको कम टाइम के लिए, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो कम टाइम के लिए ये वाली रिकमेंडेड है। और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो तकरीबन 6 से 10% तक होती है इस तरह। इसके बाद बैलेंस्ड फंड्स आ जाते हैं। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अगर 4 से 5 साल तक आप रखते हैं तो पर ईयर प्रॉफिटेबिलिटी वो आपकी 8 से 10, 11, 12, 15% तक भी जा सकती है। और ये थोड़े से मतलब मीडियम टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं, जैसे 3 से 5, 6, 7 साल तक के लिए पैसे, और इसमें रिस्क भी मीडियम होता है। ओवर द शॉर्ट टर्म तो लो होता है, लेकिन ओवर द मीडियम टर्म आपको मीडियम रिस्क होता है। और एक साइड से अगर नुकसान भी होता है तो दूसरी साइड से यानी कि अगर आपको इसमें स्टॉक एक्सचेंज वाली साइड से नुकसान होता है तो वो जो आपको रोज़ाना का प्रॉफिट आ रहा होता है ना डेब्ट वाली साइड से, तो वो पूरा होता रहता है। तो इसीलिए इसको बैलेंस्ड फंड भी कहा जाता है। जो थर्ड टाइप होती है वो आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी है 7 साल या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए आप थर्ड टाइप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इक्विटी फंड है। एक और चीज़ रिकमेंडेड होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इक्विटी फंड्स की, उसमें आप अचानक से सारे पैसे अपने ना डालें, हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहें। उसमें फिर ये होता है कि कुछ अगर आपने लो टाइम पे भी डाले होंगे, कुछ आपने हाई टाइम पे डाले होंगे, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और फिर ओवर द लॉन्ग टर्म जब मार्केट ऊपर जाती है, बैलेंस्ड किस्म का जो है ना वो प्रॉफिट फिर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो अगर आपने किसी बहुत ही हाई टाइम पे पैसे डाल दिए तो आपको ठीक है, वे ओवर द 6-8 ईयर्स तो वो उससे ऊपर चला ही जाएगा, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़े। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 6 से 8 लाख या 3 लाख 2 लाख जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं अभी तो डाल दें, लेकिन हर महीने उसमें फिर 10-15 हज़ार जितनी भी आपकी सेविंग्स है वो डालते रहे। अच्छा, इसके बाद फाइनली मैं आपको एक एडवाइस करता चलूँ कि आपने जब भी इन्वेस्ट करना है, आपने सिर्फ मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे इन्वेस्ट नहीं कर देना। ये तकरीबन वीडियोस जो होती हैं आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या रिस्क से इन्वॉल्व है और क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हर बंदे के लिए चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, तो आप बेहतर है कि इन्वेस्ट अपनी मर्ज़ी से करें, खुद उस फंड को पढ़ें, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लें। बल्कि इवन वो जो बैंक आप जिस बैंक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव भी आपको बहुत कुछ बता देगा। तो आप अपनी पूरी डिटेल्स लेने के बाद फिर इन्वेस्ट करें, सिर्फ मेरे कहने पे ना करें। उससे आपको एक तो पता चलेगा उसके और इन्स एंड आउट्स, शायद कोई वो आपको और उसकी इंटरनल बातें बता दे। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी एक पर्सनल मनी है, तो उसको किसी के कहने पे इस तरह इन्वेस्ट ना करें, बल्कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको एज एजुकेशनल पर्पस लें और उसके बाद फिर अपनी उस पर रिसर्च करें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये वीडियो मैं काफ़ी पहले भी बना सकता था, और लेकिन उससे पहले मैंने इसकी प्री रिक्विजिट 2-3 वीडियोस थी। मसलन अगर आप आज ये वीडियो देख के डिसाइड करते हैं कि आपने बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो अब मेरे पास बनी हुई 3 वीडियोस पड़ी हुई हैं, बल्कि 4 वीडियोस हैं। इनकम फंड्स में मंथली और डेली इनकम फंड्स की वीडियो, इसी तरह बैलेंस्ड फंड की वीडियो, इक्विटी फंड्स की वीडियो, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप जिसमें भी डिसाइड करें फिर उस वीडियो को जाके आप जब देखेंगे तो उसमें सारे वो फंड्स के नाम और बैंक्स के नाम मैंने डिटेल पे बताए हुए और उनके बारे में डिटेल्स और ज़्यादा दी हुई हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा इन्वेस्ट करने में। अच्छा, मैं इसी तरह की इन्वेस्टमेंट पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, बल्कि नेक्स्ट जो मैंने वीडियो बनानी है वो कुछ चैनल पे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करें। इसी तरह
सेविंग अकाउंट जो है और म्यूचुअल फंड्स, उन पे कंपैरिजन की एक वीडियो मैंने बनानी है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जो है वो उसको क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें जैसे ही, ताकि मैं वो वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो बाकी इसके अलावा पाकिस्तान टूरिज़्म की वीडियोस भी मैं बनाता रहता हूँ। जैसे पाकिस्तान की किसी एरिया में, जैसे वो नमक की खान मैंने एक दफ़ा विज़िट की थी, फिर जो है अभी वो कटास राज टेम्पल विज़िट किया था, फिर उसके बाद वो गोल्डा स्टेशन जंक्शन जो है वो विज़िट किया था। तो उन सब की वीडियोस भी साथ साथ मैंने अपलोड कर दी है। बल्कि एक इस्लामाबाद की बहुत अच्छी सी वाटरफॉल है नीला सांड, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। तो इस तरह की टूरिज़्म की वीडियोस भी मैं बना के अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के प्रोसेसेस होते हैं, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवाना है तो उसमें आप कैसे इस तरह के स्टेप्स लें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, मतलब लीगली। लेकिन उसमें जो मसलन जाते हुए अगर आप सारी रिक्वायरमेंट साथ ले जाएंगे तो ज़ाहिर है आपको किसी और जो कम रिक्वायरमेंट्स के साथ गया बंदा, उसको 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जिन प्रोसेसेस से भी मैं खुद गुजरता हूँ उन सब की वीडियोस भी मैं साथ साथ अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो अगर पहले देख ले तो उसका फ़ायदा ही हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट थम्स अप। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर एक टूरिज़्म की वीडियो और लेके आते हैं आपके लिए। थैंक यू।